तो आज के आपके करंट अफेयर्स 15 अप्रैल 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है जो ब्रॉडली जिसके बारे है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में नेटो। सो बेसिकली नेटो क्या खबर है कि देखो, जो जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर लॉन्च की ना, रशिया एक चीज चाहता था कि जो हिस्टोरिकली नेटो एक्सपांड कर रहा था। देखो नेटो आया क्यों एग्जिस्टेंस में और नेटो का पर्पस क्या था। आपके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया में दो सुपर पावर्स बन गई थी, एक साइड पे अमेरिका और एक साइड पे सोवियत यूनियन। ठीक है, तो ये जो दो सुपर पावर थी, इन दोनों में हमेशा ये डर था, सस्पिशन बनी रहती थी कि दूसरा हम पे किस तरीके से हमला ना ठीक है, कर। फिर मैं तो घर के कर ठीक है, मिलते हैं शाम में। माइक ऑन। ठीक है, तो अमेरिका के खासकर इन्फ्लुएंस में जो थे, जो ज्यादातर आपके वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये जो आपके फ्रांस, आधा जर्मनी, ये सारी इटली, ये जितनी भी कंट्रीज थी, ये सारे अमेरिका के इन्फ्लुएंस, यूके, इनके इन्फ्लुएंस में थे। अब क्योंकि अगर आप यूरोप का मैप देखोगे, रशिया की और उस टाइम सोवियत यूनियन का ब्लॉक तो और भी बड़ा था, तो ये सारे ब्लॉक की बॉर्डर इन्हें टच करती थी। और हमेशा डर इन सारी कंट्रीज को ये था कि सोवियत यूनियन कभी भी हमारे ऊपर भी हमला कर सकता है। तो अगर कभी भी वो हमारे ऊपर मार्च करके, यानी कि वो इस सारी कंट्रीज के ऊपर भी कब्जा कर लेंगे। इसीलिए इन सब ने अमेरिका के साथ मिलके एक तरीके का एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट करने का सोचा कि हम आपस में एक समझौता कर लेते हैं जिससे हमारा जो डिफेंस है वो म्यूचुअल हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, तो इसके चलते हुए क्या हुआ, एक ट्रीटी हुई, एक समझौता हुआ जिसे कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, और उसके कारण बनी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो। अब नेटो जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो इसकी ट्रीटी हुई थी, इसी के अंदर है, इसके अंदर ना एक है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 यही कहता है कि अगर एक कंट्री के ऊपर भी हमला हुआ, वो माना जाएगा कि ये सारी जितने भी नेटो कंट्रीज हैं सबके ऊपर हमला हो गया है और ये सारे का सारा ब्लॉक एक साथ वॉर पे जाएगा। तो इस तरीके से इन कंट्रीज को सिक्योरिटी मिल गई। इसके रिस्पॉन्स में जितनी कंट्रीज आपके सोवियत यूनियन के भी इन्फ्लुएंस में थी, यूरोप की, ठीक है, इन सब के साथ सोवियत यूनियन ने मिलकर एक समझौता इन्होंने भी किया था, उसे कहते हैं वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट, उन्होंने भी सेम चीज कही थी कि अगर एक कंट्री के ऊपर भी हमला होता है तो सारी कंट्रीज वॉर पे जाएंगी। तो एक तरीके से ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ डिफेंस और ऑफेंस दोनों चीजों का काम कर रहे थे। अगर हमला होता है तो हम भी हमला करेंगे, नहीं तो ये डिफेंस के लिए। ठीक है, कि एक साथ मिलके सारे जाने आपस में पूरे ग्रुप की प्रोटेक्शन करेंगे। तो ये चीज काफी टाइम तक चलती रही, पर जब आपका 1991 में सोवियत ब्लॉक ही खत्म हो गया, तो यहां पे ये जितनी पुरानी सोवियत यूनियन की कंट्रीज थी, ये भी धीरे धीरे सोवियत यूनियन से अलग होगी और सबसे बड़ा इनमें से जो यूनिट बना वो बना रशिया। तो ऐसे ही जो यूरोप की कंट्रीज और ये सारी आजाद होगी इससे। यहां से इसके बाद क्या हुआ कि 1991 से लेके आज 2022 तक, लास्ट 2020 में कंट्री ने ज्वाइन किया, बहुत सारी कंट्रीज आपके इन जो पुरानी सोवियत यूनियन के अंडर थी वो भी नेटो को ज्वाइन कर गई हैं। अब इसके कारण क्या हुआ है कि रशिया की बिल्कुल बॉर्डर के साथ टच करने लग गया है नेटो की प्रोटेक्शन। इसके कारण रशिया नर्वस फील करता है। हो गया मैम। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, देखो इसके कारण रशिया नर्वस फील करता है कि रशिया के ऊपर कभी भी आपका जो है कि रशिया के ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। देखो रशिया एक ऐसी जमीन है, बिल्कुल ये फ्लैट लैंड है, ये ऐसी जमीन है। देखो फ्लैट लैंड्स क्या होते हैं कि बिल्कुल प्लेन्स हैं, कोई भी बड़ा टेरेन, माउंटेन्स कुछ भी नहीं है, डेजर्ट नहीं है, कुछ नहीं है।
तो इसके कारण इन इलाकों को ना इन्वेड करना एक्चुअली बहुत आसान है। इसी कारण वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जब आपके हिटलर ने भी जर्मनी रशिया के ऊपर हमला किया था, जर्मनी ने जब रशिया के ऊपर हमला किया था, बहुत जल्दी जर्मनी ने बहुत बड़ी जमीन रशिया की जीत ली थी। वो तो विंटर्स आ गए, उनकी प्रॉब्लम बढ़ गई, उसके कारण वो रुक गए, नहीं तो हिटलर ने रशिया के ऊपर भी जीत प्राप्त कर लेनी थी, उस टाइम रशिया को जीत लेना था। तो ये फ्लैट लैंड्स के कारण ना हमेशा सोवियत ब्लॉक की भी इनसिक्योरिटी बनी रही है और बाद में रशिया की भी, कि यहाँ पे अगर कभी हमला हुआ ना, ये लैंड बहुत ही सूटेबल है कि यहाँ पे टैंक्स से आराम से हमला हो सकता है, कि तुम आर्मर्ड ब्रिगेड, टैंक्स सब कुछ लेके जाओ, हर चीज की स्मूथ मूवमेंट है, कोई भी हिंड्रेंस नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहाड़ नहीं आते, रेगिस्तान नहीं आते बीच में, और इसके कारण आपकी अल्टीमेटली सारे एरिया पे कब्जा हो सकता है। तो रशिया ने इसी सिक्योरिटी के चलते हुए, इसी इनसिक्योरिटी के चलते हुए यूक्रेन को टारगेट बनाया, और यूक्रेन को बस ये लेसन देने के लिए कि तुम नेटो की साइड नहीं बेंडोगे, क्योंकि यूक्रेन भी मेंबरशिप अप्लाई कर रहा था 2014 से पहले नेटो की। तो 2014 में सबसे पहले रशिया ने इंटरफेयर करना शुरू किया था, जब क्रेमिया का उन्होंने इलाका छीन भी लिया था यूक्रेन से। अब आज ये न्यूज क्यों बनी है कि देखो, एक ना आपका ज्योग्राफिकल एरिया है, पहले उसके बारे में बताता हूं। ये देखो, ये रशिया है, रशिया के साथ ये पहले ये सारी कंट्रीज ना ये सोवियत यूनियन का पार्ट थी, एस्टोनिया, लाटविया, लुथेनिया, बेलारूस, और नीचे इसके यूक्रेन, वो सब कुछ भी आ जाएगा, ये सारी की सारी सोवियत यूनियन का पार्ट थी। अगर तुम यहाँ पे एक टेरिटरी के ऊपर ध्यान दोगे, ये देखो, ये जो टेरिटरी है, इस पे यहाँ पे स्पेसिफिकली किसी भी देश का नाम नहीं लिखा हुआ। अगर यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे किसी भी देश का नाम नहीं लिखा हुआ। ये जो टेरिटरी है ना, ये टेरिटरी अपने आप में रशिया की ही है। तो देखो, रशिया इस साइड पड़ता है, ये रशिया है, उसके बाद ये यूरोप में और कंट्रीज हैं, यहाँ पे एक छोटी सी और टेरिटरी है रशिया ने जो अपने पास रखी हुई है, ठीक है, इसे कहते हैं वो कालिनग्राड की टेरिटरी, ये रशिया, ये रहा। अब हुआ क्या है, रशिया की इस टेरिटरी के पहले दोनों आसपास जो देश हैं, देखो लिथुएनिया भी नेटो को ज्वाइन कर चुका है, और इस साइड पे पोलैंड है, ये भी नेटो को ज्वाइन कर चुका है। तो दोनों साइड की जो रशिया की इस टेरिटरी की दोनों साइड की जो जमीनें हैं, वो ऑलरेडी नेटो को ज्वाइन कर चुके हैं। तो एक तरह से रशिया का ये एरिया तो ऑलरेडी नेटो ने घेरा हुआ है। अभी यूक्रेन की इन्वेजन का ना एक उल्टा असर हुआ है। अभी तक ये जो ऊपर कंट्रीज है ना, स्वीडन और आपके फिनलैंड, इन दोनों ने नेटो को नहीं ज्वाइन किया हुआ था। नॉर्वे ने नेटो को ज्वाइन किया हुआ था, इन दोनों ने नहीं किया हुआ था। स्वीडन को अगर, सॉरी, फिनलैंड को अगर फिर देखोगे, फिनलैंड की बॉर्डर रशिया के साथ फिर मिलती है, ठीक है। तो इनकी ऑलमोस्ट बहुत लंबी 1300 किलोमीटर के करीब की बॉर्डर है। ये जो बॉर्डर है, अब अगर फिनलैंड भी ज्वाइन कर गया, जो रशिया की इनसिक्योरिटी है ये तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। पहले ही वो कहते हैं कि हमारी बॉर्डर के नेटो इतना पास आ गया कि हम इनसिक्योर फील करते हैं। तो वो इनसिक्योरिटी, बल्कि यूक्रेन की इन्वेजन के बाद इन कंट्रीज को डरने की जगह ये और ज्यादा डिटरमाइन हो गई है कि हमें अपने आप को अगर बचाना है, हमें नेटो का हिस्सा बनना पड़ेगा, ठीक है। तो कल के दिन यही स्टेटमेंट आई कि जो ये स्वीडन और आपका फिनलैंड है, ये जो दोनों देश हैं, ये दोनों देश भी आपके जो अलायंस है इसे ज्वाइन करेंगे। एक सॉरी, स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। हाँ, तो ये स्वीडन और फिनलैंड, इन दोनों ने बोल दिया कि हम ज्वाइन करेंगे। तो देखो अभी तक क्या है, इसके चलते हुए रशिया ने क्या बोला कि देखो यहाँ पे ना एक सी पड़ता है आपका बाल्टिक सी, ये जितना पानी का एरिया यहाँ पे, इसे बाल्टिक सी कहते हैं। रशिया ने बोला है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड इस एरिया को ज्वाइन करेंगे, फिर वापस स्टेटमेंट आई रशिया की तरफ से, तो उन्होंने बोला है कि हम अपने इस टेरिटरी के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स भी रख देंगे, ठीक है, क्योंकि हम और ज्यादा इनसिक्योर होंगे तो हम न्यूक्लियर वेपन्स आपके और पास ले आएंगे।
तो कल के दिनों में यही सारी बात हुई है। दूसरी चीज मैं इस मैप से ये बता दूं, देखो जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया, नेपाल, ये सारे एरिया में जो पहाड़ पड़ते हैं इन्हें हिमालयस हम कहते हैं। यहाँ पे जो ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है ना, यहाँ पे एक पहाड़ों की रेंज पड़ती है, यहाँ पे सारे पहाड़ों का इलाका है, इन्हें कहते हैं आपके स्कैंडिनेविया के पहाड़। तो ये 3 कंट्रीज को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। जैसे इंडिया, नेपाल, इन सबको हम हिमालयन कंट्रीज कह सकते हैं, इन सबको हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्कैंडिनेविया के पहाड़ पड़ते हैं। तो अगर कभी भी किसी भी करंट अफेयर में स्कैंडिनेवियन कंट्री डायरेक्टली लिखा हो तो समझ लाना इन 3 कंट्रीज को रेफर किया जा रहा है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ठीक है। तो ये इन पहाड़ों के नाम से इन्हें रेफर किया जा रहा होगा। क्लियर है? कोई भी डाउट यहां तक? ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज यहाँ पे इस तरीके से है। अब इसके बाद थोड़ा सा नेटो के बारे भी मैं आपको बता दूं। देखो जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी विशाल जी? नहीं, निःशुल्क नहीं है सर। हाँ, तो जो नेटो है आपकी, ये 30 मेंबर स्टेट है, इसके अंदर 30 मेंबर है, 28 यूरोप से हैं, 2 आपके नॉर्थ अमेरिका से हैं। नॉर्थ अमेरिका से एक तो देखो यूएसए और दूसरा कनाडा, ठीक है। देखो नेटो आज तक जो सबसे बड़ी वॉर पे नेटो गया है वो था जब आपके 9/11 का हमला हुआ था ना अमेरिका पे। हम कहते हैं अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर गया था। अमेरिका अकेला अफगानिस्तान के अंदर नहीं गया था, क्योंकि वो अमेरिका के ऊपर हमला था, उसे माना गया कि पूरी नेटो के ऊपर हमला। इस कारण अफगानिस्तान के अंदर आपकी सारी नेटो फोर्सेस थे। ऑब्वियसली सबसे बड़ी इनमें से मिलिट्री भी अमेरिका की है और सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर भी वो है, इस कारण अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा प्रेजेंस इनकी थी। पर ट्रूप्स सबके थे, ठीक है। नॉर्वे के ट्रूप्स घूम रहे थे, आपके यूके के ट्रूप्स वहां पे थे, जर्मनी के वहां थे, तो सारे ट्रूप्स वहां पे थे, ठीक है। तो ये सब वहां पे काम कर रहे थे। क्लियर है? तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया 1949 में ओरिजिन में आया था, ठीक है। स्टार्टिंग में इसके सिर्फ 12 मेंबर थे, एक्सपैंड करते करते 30 हो गए हैं, क्योंकि जो सोवियत ब्लॉक के मेंबर्स थे वो भी ज्वाइन कर गए। लास्ट मेंबर आपका 2020 में बना था नॉर्थ मैसेडोनिया, जो आपके साउथ ईस्ट यूरोप में पड़ता है, ठीक है, नीचे वाले मतलब सदर्न यूरोप में पड़ता है। और अभी 3 और कंट्रीज इसके मेंबर, 4 कंट्रीज इसके मेंबर बनना चाहते हैं, सॉरी 3 कंट्रीज, एक कंट्री है बोस्निया हर्जेगोविना, जॉर्जिया और आपका यूक्रेन, ठीक है। इसी ऑब्जेक्शन कारण यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला किया, ठीक है। क्लियर है? ये देखो ऐसी चीजें, ऐसे करंट अफेयर्स के थ्रू जब हम मैप्स करते हैं ना, मैप्स की यहीं पे सिग्निफिकेंस आती है। आपको क्वेश्चन और भी देखो, इन मैप्स को आपने बाद में भी अपनी पीडीएफ से रीड करना है, और अगर एटलस यूज करके, एटलस अभी है तो एटलस साथ में यूज करके, गल्फ ऑफ बॉथनी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किन कंट्रीज के बीच में पड़ता है, ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड है। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं, या तो आपको मैच दी फॉलोइंग के क्वेश्चन बन जाएंगे कि मैच करो गल्फ ऑफ बॉथनिया कौन से सी के साथ लोकेटेड है। अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, मेडिटेरेनियन, ठीक है, कोई भी, मतलब जितने भी ऑप्शन बनाने हैं। उसके बाद आसपास और भी जितनी चीजें हैं, फीचर्स जो हैं, हमने वो स्टडी करते रहना है, ठीक है। तो एक बारी जितना मैप होता है उसके अंदर जो भी फीचर्स दिए होते हैं वो आप सारे के सारे स्टडी करने हैं। देखो एक वर्ड यहाँ पे एक और बता दूं, स्ट्रेट क्या होता है। स्ट्रेट ऐसे पानी के रास्ते को कहते हैं जो नैरो हो जाता है, जिसके दोनों साइड पे जमीन आ जाती है, ऑब्वियसली नैरो रास्ता हो गया। तो ऐसे इलाकों को जहां पे एक नैरो वाटर बॉडी जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे, स्ट्रेट, यहाँ पे डायग्राम से समझा देता हूं। स्ट्रेट किसे कहते हैं? ऐसा पानी का चैनल, ऐसा पानी का नैरो पतला सा चैनल जो 2 पानी की बड़ी बॉडीज को कनेक्ट करे। इस साइड पे भी कोई सी हो सकता है,
इस साइड पे भी कोई सी हो सकता है, ठीक है, सी हो, बे हो, कुछ भी हो, और बीच में एक जो नैरो सा रास्ता बन गया इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है, ये वाला नैरो रास्ते को हम स्ट्रेट कह देते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी देखोगे, अगर किसी को भी बाल्टिक सी आना है, ये पूरे एरिया में एक साइड पे बड़ी सी बाल्टिक सी होगी, दूसरी साइड पे नॉर्थ सी होगी, इन दोनों के बीच में से स्कैराक स्ट्रेट पड़ता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, स्कैराक स्ट्रेट किन दो सीज को कनेक्ट करता है, तो उसका आंसर होगा नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ थोड़ा और शॉर्ट करना हो तो कैटगट बे, ठीक है, क्लियर है, कोई भी डाउट? तो इस तरीके से मैप्स को धीरे धीरे हम स्टडी करते रहेंगे करंट अफेयर्स में, और वो अपने आप आपका कनेक्ट बिठाएगा, ठीक है। आज बाकी सारे पॉलिटिकल करंट अफेयर्स ही थे, एक ही प्रॉपर जो आपके एग्जाम के लिए करंट अफेयर है वो था।